नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अब सहन नहीं होता। निशा बोली, माँ जी, कितनी बार कहा है आपसे, ये रानी विक्टोरिया की तरह साड़ी पहनकर लहराते हुए मत चला करो। अब आपके पति नहीं हैं जो नई नई साड़ी रोज लाकर आपको देंगे। इतनी गंदी हो जाती है, कितना साबुन खर्च होता है इसे धुलने में। आपको कुछ अंदाजा भी है कौन सा आपको कहीं से कमाकर लाना पड़ रहा है। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है आपका ये फूहड़पन देखकर। बिल्कुल जाहिल गवार हैं आप। मधु जी बोली, बहू, ये आदत तो सालों पुरानी है, इस मरने की उम्र में क्या ही जाएगी। इनको बहुत अच्छा लगता था मेरा इस तरह साड़ी लहराकर चलना। कहते थे बिल्कुल महारानी लगती हैं। साफ तो मैं ही करती हूँ बहू, और रही खर्चे की बात, तो इतने तो मैं दे ही देती हूँ हर महीने। निशा चीख कर बोली, हाँ हाँ, कह तो ऐसे रही हैं जैसे लाखों रुपए हमें हर महीने देती हैं। 3,500 में आपकी दवाई, च्यवनप्राश, कपड़े, आपके खाने पीने का खर्चा देखें कि साबुन और आपके शौक श्रृंगार का। बोल तो ऐसे रही हैं जैने कितना एहसान कर रही हैं आप हम पर। अब मेरे पास बहस का टाइम नहीं है, जाइए और काम कीजिए। आज राधा नहीं आएगी। बर्तन साफ करिए जब तक मैं बाजार से आऊँ। बर्तन साफ कर देना, झाड़ू लगा देना, सब्जी काट कर रख देना। समझी कि फिर से बताऊं? पिछली बार की तरह सब काम अधूरा छोड़कर चारपाई मत पकड़ लीजिएगा। मधु जी बोली, बहू, मैंने काम की वजह से आराम नहीं किया था, बल्कि मेरी कमर में असहनीय दर्द था और बीपी भी बढ़ गया था। निशा चिढ़ते हुए बोली, बहाना बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलिए अपना काम कीजिए, और हाँ, आटा ज़्यादा मत लगा देना। रात की 4 रोटी रखी हैं आपके लिए। मधु जी बिना कुछ कहे अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए किचन में बर्तन मांजने लगी। सोचने लगी, प्रशांत के बापू ने रानी की तरह रखा था उन्हें। मजाल है कभी किसी भी बच्चे ने उनके सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी की हो। जब शाम को काम से वापस आते तो खोए वाली मिठाई जरूर लेकर आते। कितना इतराती थी मैं अपनी किस्मत पर। पता नहीं कितने ही कंबल, रजाई, शॉल हर साल गांव में बांटते थे, लेकिन उन्हीं मधु जी को आज एक फटी हुई रजाई मिली हुई है ओढ़ने को। उसमें भी पैर बाहर आ जाता था, जिसे किसी तरह सिलकर गुजारा कर रही थीं। तभी अचानक अपने पोते की आवाज़ से वो वर्तमान में वापस आईं। दादी, देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए, खोए की मिठाई। आपकी फेवरेट है ना? दादाजी हमेशा लाते थे ना आपके लिए। मधु जी बोली, अरे मेरे लल्ला, तुझे कहाँ से मिल गई ये खोए की मिठाई? राज बोला, अरे दादी, वो नानू आए हैं ना, वही लेकर आए हैं। मधु जी बोली, तो तू मुझे क्यों दे रहा है? तेरी मम्मा ने तुझे दी होगी न खाने को। राज बोला, अरे दादी, आपको तो पता है मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाता, और ये तो इतनी सारी है, आप नहीं लोगी? ले लो ना थोड़ी सी। बाल हट के सामने मधु जी नतमस्तक हो गई। वैसे तो उन्हें यह मिठाई बहुत पसंद थी, लेकिन बहू के डर की वजह से नहीं खाती थीं। जैसे ही उन्होंने वह मिठाई मुंह में रखी, और बस थोड़ा सा मुंह में मिठास घुली ही थी कि बहू रानी निशा आधम की और अपने बेटे पर चीखते हुए बोली, तेरे नाना क्या इसीलिए ही इतना पैसा खर्च करके तेरे लिए मिठाई खाने को लाते हैं कि तू ऐरे गरों को खिलाता रहे? निशा ने तुरंत मधु जी के हाथ से मिठाई छीन ली। वह अपनी सास पर गुस्सा होते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती अपने पोते से मिठाई मंगाते हुए? इस उम्र में भी आपकी जीभ लपलपाती रहती है, पर कुछ तो शर्म कीजिए, बिना पूछे कुछ भी मंगवाती रहती हैं आप। आपकी भी आदत बिगड़ रही है दिन पर दिन। कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद अगर राज से कोई भी चीज़ चोरी छुपे मंगवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। राज बोला, मम्मा, ये तो पापा की मम्मा है, आप मेरी दादी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? और इन्होंने चोरी नहीं की है, मैंने दी है इन्हें मिठाई, दादी ने नहीं मंगवाई थी। निशा अपने बेटे को अपनी साथ खींचते हुए ले गई और बोली, ज़्यादा जवान चलने लगी है तेरी, बड़ा आया दादी दादी करने वाला। बहुत बदतमीज होता जा रहा है तू इस बुढ़िया के साथ रहकर। जा अपना होमवर्क कर। मधु जी पल्लू से आंसू पोंछती हुई अपनी टूटी हुई चारपाई पर आकर बैठ गईं। पति की तस्वीर से घंटों बातें करती रहीं। बोली, प्रशांत के बापू, अब तिरस्कार सहन नहीं होता। पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में गुजार दिया हमने, और उसका ये सिला मिला है हमें, पर अब और नहीं, अब तिरस्कार सहन नहीं। मन में कुछ प्रण लिए मधु जी सो गईं। अगली सुबह होते ही निशा चिल्लाई, मम्मी जी, ये क्या आपने आज झाड़ू भी नहीं लगाई, ना चाय बनाई ना नाश्ता?
कितना समय हो गया है? क्या हो गया है आपको? आप अपनी औकात भूलती जा रही हैं। आपको चुपचाप यहाँ रहना है या नहीं? मधु जी बोली, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और हाँ, तुमने मुझे सच में मेरी औकात ही याद दिला दी है। मैं सास हूँ तुम्हारी और ये घर मेरा और मेरे पति का है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग आज ही इस घर को छोड़कर चले जाओ। बहू चीखते हुए बोली, यह क्या कह रही हैं आप? आपको शर्म नहीं आती हमसे ऐसा कहते हुए? तब मधु जी बोली, इसमें शर्म कैसी? जब तुम्हें मेरे से काम करवाते हुए और मुझे जलील करते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे तुम्हें घर से निकालने में शर्म क्यों आएगी? तभी उनका बेटा आया और बोला, माँ आप यह क्या कह रही हैं? हम इस घर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम कहाँ जाएंगे? माँ बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज ही ये घर खाली नहीं किया तो कल पुलिस को बुलाऊंगी। निशा और प्रशांत मधु जी का चेहरा देखते रह गए। प्रशांत और निशा ने घर में रहने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन मधु जी का फैसला अडिग था। प्रशांत और निशा को घर छोड़कर जाना पड़ा और वह किराए के मकान में रहने लगे। हाँ, राज रोज आ जाता है दादी के पास। उसे वो तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैं और घंटों उसके साथ बैठकर बातें करती हैं। मधु जी ने अपने घर के 2 कमरे किराए पर चढ़ा दिए, जिससे उनका खर्चा निकल जाता है। अब वह बहुत आराम से रहने लगी हैं। मित्रों, मधु जी का फैसला गलत था या सही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।